हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद खुशबू। फ्रेंड्स, ये दिसंबर 2019 का जो यूजीसी नेट का पेपर है, पेपर 1 5 दिसंबर का जो एग्ज़ाम हुआ था, ये उस पेपर का सेकंड वीडियो है। मैं फर्स्ट वीडियो में आपके लिए 25 क्वेश्चन ऑलरेडी लेके आ चुकी हूँ फर्स्ट पेपर के, जो सबका कॉमन पेपर है। मेरे पास पॉल साइंस का भी पेपर है। अगर आपको पॉल साइंस के पेपर के क्वेश्चंस चाहिए तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बता दें। पिछली वीडियो को देखना ना भूलें। पिछली वीडियो भी इसी की जो हाफ 25 क्वेश्चन है वो इनका ही वीडियो है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित नीचे दो कथन दिए गए हैं। पहला कथन ए और दूसरा कथन आर। तो असेसर और रीजनिंग का क्वेश्चन है। कोई अनुसंधानकर्ता निश्चयात्मक निष्कर्ष निकाल सकता है भले इसके समर्थन हेतु साक्ष्य कम हो। रीजन है महत्वपूर्ण सांख्यिकी परीक्षण अनुसंधानकर्ता को पदार्थों से तार्किक और सही अनुमान लगाने में मदद करते हैं। तो जो 26वां क्वेश्चन है, इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 4 कि ए गलत है किंतु आर सही है। देखिए, अनुसंधानकर्ता निश्चयात्मक निष्कर्ष निकाल सकता है, समर्थन हेतु साक्ष्य कम हो। देखिए, जब साक्ष्य कम होंगे ना, किसी भी चीज़ के एविडेंस कम मिलेंगे तो निष्कर्ष निकालना, निश्चित निष्कर्ष निकालना पॉसिबल नहीं होता है। तो ए तो इसका गलत हो गया और आर इसका ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 27। स्पॉटिंग गैप्स इन द रिसर्च लिटरेचर इज द चीफ वे to identify research question. In this context, spotting gaps is the research literature refer to identify under researched area, recognizing the gap between two research background, identify inconsistent finding in an area to research, and recognizing gaps in the characteristic of sample and population. जो ये यहाँ पर वर्ड दिया गया है स्पॉटिंग गैप्स, तो इसका जो मीनिंग पूछा है वो पूछा है कि इसका मीनिंग क्या है। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए, आइडेंटिफाई अंडर रिसर्च्ड एरियाज। ये स्पॉटिंग गैप का आंसर है। सॉरी, स्पॉटिंग गैप्स का जो इसके दो आंसर बनेंगे, आइडेंटिफाई अंडर रिसर्च्ड एरिया एंड आइडेंटिफाई अनकॉन्सिस्टेंट फाइंडिंग इन एरिया टू रिसर्च। ये दो ऑप्शन हैं, ए एंड सी। प्रश्न नंबर 28। आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ एनी वे प्रोसेस टू कम्युनिकेशन फ्रॉम द फॉलोइंग। तो ये तो कम्युनिकेशन के स्टेप्स पूछे हैं। कम्युनिकेशन के स्टेप्स में जो ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 2, सेंडर, उसके बाद एनकोडिंग, फिर मैसेज, फिर चैनल, फिर डिकोडिंग और फिर रिसीवर। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29। विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग इज द लीस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द अकेडमिक सक्सेस ऑफ स्टूडेंट। कौन से स्टूडेंट, किसी स्टूडेंट की एकेडमिक सक्सेस के लिए सबसे कम इम्पोर्टेंट क्या है। देखिए, कॉग्निटिव कंप्लीटेंस ये भी इम्पोर्टेंट है, इमोशनल भी उसको। देखिए, इमोशनली अगर उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं होगी तो एकेडमिक सक्सेस नहीं हो पाएगी। सोशल कॉम्पिटेंस भी इम्पोर्टेंट है। जो सबसे लीस्ट है, इसने पूछा है लीस्ट, ये नहीं पूछा है कि सबसे ज़रूरी क्या है। देखिए, ज़रूरी सब कुछ होता है लेकिन लीस्ट, सबसे कम ज़रूरी क्या है, सबसे कम ज़रूरी है लीगल कॉम्पिटेंस। ऑप्शन नंबर 30 क्वेश्चन। ये यदि एक्स की आय वाई की आय से 20% ज़्यादा है तो एक्स की आय जेड की आय से 25% कम है, तो एक्स वाई और जेड की आय का निम्नलिखित में से क्या अनुपात है। जो क्वेश्चन था इसका जो ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए, 18, 15 और 20। इनमें आप करके देख लीजिएगा किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। ये मैंने आपकी प्रैक्टिस के लिए आपको दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 31। एक अनुसंधान प्रतिमान के अनुसार अनुसंधानकर्ताओं द्वारा निम्नलिखित क्रम को अपनाया जाता है। तो ये स्टेप, रिसर्च के स्टेप पूछे हैं। तो सिद्धांत, परिकल्पना निर्माण, आंकड़ा संग्रहण, आंकड़ा विश्लेषण और परिणाम निर्धारण, परिकल्पना की स्वीकृति अस्वीकृति, सिद्धांत में संशोधन। इस ढंग से शोध का संप्रतिकरण निम्नलिखित में किस पर आधारित है। अब ये पूछा है कि किस प्रकार की ये शोध कर रहे हैं। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 2, निगमनात्मक उपागम। प्रश्न नंबर 32। एक कक्षा में 60 छात्राएं हैं, शेष छात्र हैं। 40% छात्राओं, 70% छात्रों ने शोध प्रविधि पाठ्यक्रम का चयन किया है। यदि सभी में से 60 छात्राओं ने शोध प्रविधि पाठ्यक्रम नहीं चुना है तो
कक्षा में कुल छात्रों की संख्या निम्नलिखित में से कितनी है। तो टोटल में से अगर किसी ने 60 में से नहीं 60 नहीं लिया है तो टोटल स्टूडेंट बताने थे इसमें। तो इसे आप करके देख लेना। इसका जो सही ऑप्शन गिवन है ऑप्शन नंबर 2 गिवन है। 125 इसके जो है सारे छात्र थे। आगे चलते हैं। चूज द ओरिएंटल लर्निंग इंस्टीट्यूट इन इंडिया फ्रॉम द फॉलोइंग। इनमें से ओरिएंटल लर्निंग इंस्टीट्यूट बताना था। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए, बी एंड डी। एशियाटिक सोसाइटी, मद्रास संस्कृत कॉलेज एंड माइथिक सोसाइटी, तेजपुर सोसाइटी यूनिवर्सिटीज़ की नहीं है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 34। कंसिडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग नॉइज पोल्यूशन। नॉइज लेवल डिक्रीज एज वी मूव अवे फ्रॉम द सोर्स ऑफ नॉइज। Material which with high surface mass density act as good noise barriers. Number 3, sound pressure of 2 decibel PA correspond to a noise to 0 decibel. क्वेश्चन नंबर 34 का जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए एंड बी ओनली। इसके रिगार्डिंग जो है ये दोनों ऑप्शन सही हैं। नॉइज़ लेवल जो है वो डिक्रीज़ होता है जब हम किसी सोर्स ऑफ नॉइज़ से दूर चले जाते हैं, और हाई सरफेस या किसी की मास डेंसिटी होती है तो वो नॉइज़ बैरियर का काम करता है, आवाज़ को कम कर देता है। ऑप्शन ए एंड बी ओनली इसका ठीक ऑप्शन था। 35 निम्नलिखित से कौन सा कथन निगमनात्मक तर्क के संदर्भ में सही है। आधार वाक्य और निष्कर्ष के मध्य बताने वाला संबंध तथ्यात्मक है। आधार वाक्य और निष्कर्ष के मध्य बताने वाला संबंध तार्किक अनिवार्यता का संबंध है। आधार वाक्य और निष्कर्ष के मध्य बताने वाला संबंध अनुभाविक अनिवार्यता का संबंध है, या फिर आधार वाक्य और निष्कर्ष के मध्य का संबंध संभाव्यता के निर्धारण का मुद्दा है। तो क्वेश्चन नंबर 35 का जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 2। आधार वाक्य और निष्कर्ष के मध्य बताने वाला संबंध तार्किक अनिवार्यता का संबंध है। क्वेश्चन नंबर 36। निम्नलिखित में नीचे दो कथन दिए गए हैं। पहला अभिकथन ए और दूसरा कथन आर के रूप में है। तो असर्शन और रीजनिंग का क्वेश्चन है। अधिगम और संप्रेषण क्षमता के अभिप्रेरणात्मक प्रेरणात्मक पहलू परस्पर संबद्ध नहीं है। तो देखिए ये ऑप्शन यहीं से गलत हो जाता है। अधिगम और संप्रेषण क्षमता के जो अभिप्रेरणात्मक पहलू हैं वो संबद्ध नहीं है। यहीं पे पता चल रहा है कि ये संबद्ध है, तो ये ऑप्शन यहीं पर गलत हो जाता है। तो इस तरीके से हम इसको बड़े आराम से कर सकते हैं। देखिए इसके ऑप्शन ए सही है किंतु आर गलत है। यहाँ पे है ए गलत है किंतु आर सही है, तो फोर्थ ऑप्शन इसका ऑलरेडी अपने आप सही हो जाता है। आर को हम पढ़ लेते हैं एक बार। सामाजिक उत्पाद के रूप में संप्रेषण हेतु अधिगम परिवेश के अपने चर होते हैं। जी हाँ, सामाजिक उत्पाद के रूप में संप्रेषण हेतु अधिगम परिवेश के अपने चर होते हैं। आ गया ये प्रश्न नंबर 37। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में निम्नलिखित में किन पर्यावरण संबंधी मुद्दों के समाधान के लिए हस्ताक्षर किए गए थे। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से सभी परिचित हैं। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन लेयर के लिए स्ट्रेटोस्फीयर में ओजोन का अवक्षय जो है ओजोन लेयर के लिए इम्पोर्टेंट था। तो ऑप्शन नंबर 2 इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 38। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट। इनमें से करेक्ट बतानी है। इट इज़ यूजुअली फास्टर टू एक्सेस डाटा स्टोर्ड इन रैम देन दैट इन हार्ड ड्राइव। जो रैम में होती है वो डाटा जल्दी फास्टर एक्सेस होता है। द हेक्साडेसिमल नंबर 99 इज सेम एज द डेसिमल नंबर 99। तो इसने पूछा है इनमें से करेक्ट कौन सा है। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए ओनली 1। देखिए हेक्साडेसिमल नंबर 99 और डेसिमल नंबर 99 सेम नहीं हो सकते हैं। हेक्साडेसिमल की अपनी अलग वैल्यू है, डेसिमल नंबर 99 की अपनी अलग वैल्यू है। और देखिए रैम की जो मेमोरी होती है, रैम में जो डाटा होता है उसको जल्दी से आप एक्सेस कर सकते हैं हार्ड ड्राइव से जल्दी। तो इसका जो ऑप्शन है वो ओनली ए इज़ ट्रू। अब ये मैथ्स का सम्स है। ये 3 नल हैं ए बी और सी। एक टैंक को क्रम से 8, 10 और 12 घंटे में भर सकते हैं। नल ए हर समय सतत रूप से खुला हुआ है, लेकिन नल बी और सी विकल्पतः 1 घंटे के लिए खुलते हैं। टैंक को पूरी तरह भरने में कितना समय लगेगा। तो आप इस क्वेश्चन को करके देख लीजिएगा। मैं ऑप्शन सही नंबर बता देती हूँ। ऑप्शन नंबर 2 4 होल 16/27 आवर्स। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 40। स्वदेश प्रतिदर्श के बारे में कौन सा कथन इसके आशय को संसूचित करने में असमर्थ है। ये कई बार हम क्वेश्चन भी गलत पढ़ देते हैं। असमर्थ पूछा है। गुणात्मक शोध में व्यष्टियों तथा व्यक्तियों के चयन हेतु शोधात्मक प्रतिदर्श एक आधारभूत सिद्धांत नहीं है।
सोद्देश्य प्रतिदर्श शोधकर्ता के प्रश्नों को प्रतिदर्श चयन में अहमियत देता है। प्रतिदर्श के आकार में के बारे में निर्णय लेने के लिए सैद्धांतिक संतुष्टि परिकता का एक उपयोगी सिद्धांत है। और गुणात्मक अनुसंधान में न्यूनतम प्रतिदर्श आकार की स्वीकार्यता के बारे में काफ़ी मतभेद हैं। तो इसका ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। गुणात्मक शोध में व्यष्टियों तथा व्यक्तियों के चयन हेतु सोद्देश्य प्रतिदर्श एक आधारभूत सिद्धांत नहीं है। प्रश्न नंबर 41, शैक्षणिक संस्थानों में सामान्यतः विद्यार्थियों के पास समूह जर्नल्स पत्रिकाएं होती हैं, वे उसमें नियमित रूप से लिखते रहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? जो जर्नल निकालने के लिए अनौपचारिक मूल्यांकन की पद्धति के रूप में होते हैं। ये कैसा उपकरण है? जो विद्यार्थियों को अपने विचार और अभिव्यक्त प्रकट करने का अवसर प्रदान करता है। दूसरा है, अभी तक उन्होंने क्या सीखा उसे प्रदर्शित करने का अवसर है। तीसरा, दबाव से उबारने का एक तरीका है। यह प्राधिकारी से अपने विवादों को सुलझाने का जो है वो तरीका है, तो उपकरण है। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर थर्ड, बी, ए और बी ओनली। देखिए, इसे दबाव तो खैर नहीं उबार सकते आप, लेकिन हाँ, ये विद्यार्थियों को अपने विचार प्रकट करने का अवसर देता है और उन्होंने क्या सीखा है उसे बताने का अवसर देता है। क्वेश्चन नंबर 42, नीचे दिए गए कथन, पहला भी कथन ए और आर एसेसर एंड रीजनिंग का है। वन किसी स्थान की वायु गुणवत्ता के सुधार में सहायता पहुंचाते हैं, बिल्कुल सही। कुछ प्रजातियों के वृक्ष वाष्पीय कार्बनिक मिश्रण का उत्सर्जन करते हैं और जिससे कि आइसोप्रीन, जिससे शोभ ट्रोपोस्फेरिक ओजोन का निर्माण होता है। देखिए, ये असर्शन और रीजनिंग का क्वेश्चन है, लेकिन इसमें ये पहले कथन का रीज़न तो दूसरा क्वेश्चन नहीं है। तो अब हमें ये देखना है कि इनमें से दोनों में से कौन सा सही है और कौन सा गलत है। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 2। ए तथा आर हैं तो दोनों सही, लेकिन आर जो है वो ए की सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन नंबर 43, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य सन 2015 तक प्राप्त किए जाने थे। संधारणीय विकास लक्ष्य संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम नीति को 2035 तक गाइड करते रहेंगे। संधारणीय विकास लक्ष्य जनवरी 2016 से प्रभावी हैं। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 3, केवल ए और सी। प्रश्न नंबर 44, नीचे दो कथन दिए गए हैं, ये भी असर्सर और रीजनिंग का क्वेश्चन है। बिना संप्रेषण के कोई सामाजिक गतिविधि संभव नहीं है, बिल्कुल सही बात है। संप्रेषण हमारे दैनिक जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ये भी सही है। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ए और आर दोनों सही हैं। आर ए की सही व्याख्या है, ऑप्शन ए। प्रश्न नंबर 45, मैच द फॉलोइंग नेशनल कोऑर्डिनेटर्स ऑफ स्वयं विद देयर डिस्टिंग्विशिंग programs list: NPTEL, CEC, NCERT and NIOS, NITTR। तो ये जो ऑप्शन मैच करने हैं वो है, देखिए, NPTEL जो मैच होगा, इसका जो सही ऑप्शन है वो NPTEL मैच होगा 2 के साथ, इंजीनियरिंग प्रोग्राम। CEC टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम। CEC मैच होगा अंडर ग्रेजुएट एजुकेशन। सी ऑप्शन का होगा 1, NCERT एंड NIOS स्कूल एजुकेशन। और NITTR जो मैच होगा वो होगा 3 के साथ, टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम। इस तरीके से जो इसका सही ऑप्शन जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 1 का ए का 2, बी का 4, सी का 1 और डी का 3। क्वेश्चन नंबर जो 46 से लेकर 50 तक जो ऑप्शन है वो जो है ये कंप्रीहेंशन के हैं, पैराग्राफ के हैं। तो ये पैराग्राफ मैं आपको स्क्रीन पे शो कर रही हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके आप इसको बहुत अच्छे से रीड करने के बाद इन क्वेश्चंस का आंसर देंगे। तो पहला क्वेश्चन है, स्वरूप की वास्तविक भूमिका क्या है? तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 3, विषय वस्तु में सहायक होना। उसके बाद प्रश्न नंबर 47, दोबारा से पूरा कंप्रेंशन इन्होंने हर पेज पे दिया हुआ है। परिच्छेद के अनुसार किस प्रकार की कला सर्वोत्तम प्रकारता का उदाहरण है? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3, वह जिसमें स्वरूप विषय वस्तु के लिए सहायक होता है। उसके बाद तीसरा ऑप्शन क्वेश्चन है 48, कला की विषय वस्तु को परिच्छेद में किस प्रकार परिभाषित किया गया है? तो कला की विषय वस्तु को परिच्छेद में इसके द्वारा अभिव्यक्त अभिप्राय के तौर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन 49, परिच्छेद के अनुसार कविता की विषय वस्तु में क्या सन्निहित है? तो क्या क्या सन्निहित है? ऑप्शन नंबर
ए और सी, इसका जो सही ऑप्शन है अलंकारिक विचार और अभिव्यक्त संवेदनाएं संगीत में भाषा, इसका नहीं है। तो ए और सी जो है ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर है। उसके बाद कॉम्प्रिहेंशन में नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है ये इसका, परिच्छेद के अनुसार कविता के स्वरूप के बारे में निम्नलिखित में से कौन सही है। एक कला से दूसरी कला में स्वरूप नहीं बदलता, इसका स्वरूप तकनीकी है, स्वरूप अलंकारिक होता है और स्वरूप संगीत में भाषा की रचना करता है। तो इसमें जो ऑप्शन है वो हैं बी और डी। बी ऑप्शन इसका स्वरूप तकनीकी है और स्वरूप संगीत में भाषा की रचना करता है। बी और डी इसके करेक्ट आंसर हैं। तो इस तरीके से ये जो आंसर्स मैंने आपको बताए हैं, जो यूजीसी ने अपनी आंसर की निकाली थी उसके अकॉर्डिंग ये आंसर है। हालांकि इनमें कुछ ना कुछ बाद में थोड़े बहुत चेंजेस भी हुए थे, वो मेरे पास नहीं है, बट जो आंसर की से मैंने मैच किया था वो मैं आपको बता रही हूँ। इस तरीके से ये जो होते हैं 50 पेपर कंप्लीट होते हैं। आगे मेरा पोल साइंस का पेपर स्टार्ट होता है, तो 50 क्वेश्चंस मैंने इसमें आपको कंप्लीट करा दिए हैं। अगर आपको पोल साइंस के पेपर के भी क्वेश्चंस की ज़रूरत है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आई विल ट्राई टू मेक द वीडियो ऑन द पोल साइंस एज वेल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।